अब कोई खतो किताबत नहीं होती, मुझसे भी बात बा इजाजत नहीं होती। हुक्मरां वायदे अब भी करता है, उनमें पहली सी लज्जत नहीं होती। मुल्क का धन बराबर बांटा होता, फिर यहां ऐसी गुर्बत नहीं होती। चोरी बटमारी में माल तो मिलता है, लूट में कोई बरकत नहीं होती। मेरे मित्र हैं श्याम सखा श्याम, उनकी ये पंक्तियां हैं और आज के दौर में ये पूरी तरीके से सही बैठती हैं, जिस तरीके से लुटेरों का की सत्ता है और उस सत्ता के सामने हम खड़े हैं। तो नमस्कार, और चर्चा शुरू करते हैं। और चर्चा शुरू करने के पहले आपसे एक आग्रह करते हैं कि हम किसी से कोई विज्ञापन, कोई धन कुछ नहीं लेते हैं। हम अपने बूते एक सच की लड़ाई लड़ने निकले हैं और इसके लिए हमने बहुत कुछ छोड़ा है। अब ऐसी स्थिति में हमें सिर्फ आपसे इतनी मदद चाहिए कि आप यदि हमारे समझते हैं कि वीडियो में सच्चाई होती है और हम सही बोलते हैं, तथ्यों पे बोलते हैं, तो आप उसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक सर्कुलेट कीजिए, लोगों को फॉरवर्ड कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि वो आगे बढ़े। और जब आगे बढ़ेगा तब हमारे लिए भी आसान होगा। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहता हूं, तो आपसे यही आग्रह है। इसके साथ अपनी चर्चा शुरू करूं तो एक चीज बात करता हूं, क्या आरएसएस पूंजीपतियों और भ्रष्ट पूंजीपतियों का समर्थक है? जी हां। क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का कोई रिश्ता नहीं है? जी, रिश्ता है। और क्या भाजपा और आरएसएस मिलकर भ्रष्ट पूंजीपतियों को तैयार करते हैं, जिससे उनके पास में अथाह धन आए और उसका इस्तेमाल कर वो अपने एजेंडे को साधें, अपने सुख साधन बढ़ाएं, और जो कहते थे ऋषि परंपरा में रहेंगे उनके प्रचारक, वो अय्यासियां करें? तो बिल्कुल यही हो रहा है। इन्हीं सारे विषयों पर चर्चा है और चर्चा की शुरुआत में करता हूं। एक खबर है, आरएसएस का अखबार है, मुखपत्र है, जिसको ऑर्गेनाइजर कहते हैं, जिसमें मोहन भागवत से लेकर सबके अपने वो लेख छपते रहते हैं। तो उसने अपने संघ के मुखपत्र ने कहा है कि संकट में जो अदानी इस समय फंसे हुए हैं, पूरी दुनिया में उनकी थू-थू हो रही है और उनकी क्रेडिबिलिटी शून्य हो गई है, और ऐसी स्थिति में संघ जो है आरएसएस अडानी के समर्थन में उतर आया है। और संघ के मुखपत्र में कहा गया है, ऑर्गेनाइजर में, कि हिडेनबर्ग रिपोर्ट के बाद भारतीयों की एक लॉबी ने तैयार की समूह के खिलाफ नकारात्मक कहानी है। तो आप समझिए, वो ये कह रहे हैं कि जो हिडेनबर्ग ने सब किया और सारी चीजें, वो नकारात्मक कहानी है, और वो कहानी भारत का एक लॉबी जो है तैयार कर रही है। और उसके लिए वो कहते हैं ऑर्गेनाइजर कि यह काम जो किया है, ये किसने किया है? ये वामपंथी समर्थक लोग कर रहे हैं और ये मिलकर कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजर ये कहता है, ये बहुत कुछ वैसा ही है जैसा भारत विरोधी जॉर्ज सोरेस ने बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ थाईलैंड पर किया और उन्हें बर्बाद किया था। शॉर्ट सेलर हिडेनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद भारतीयों की एक लॉबी जो है लगी हुई है नकारात्मक कहानी तैयार करने में, और इस लॉबी की जो विचारधारा है वो वामपंथी है, और ये वामपंथी प्रोपोगंडा है, और इस पर यह काम किया जा रहा है। तो यह स्थिति है। उन्होंने कहा कि असल में ये सारी चीजें कुछ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में जो 25 जनवरी को शुरू हुआ, और 25 जनवरी को जिस तरीके से गौतम अदानी के को बदनाम करने के लिए एनजीओ जो काम करता है, वो एनजीओ हितैषी है इसका, और बॉब ब्राउन फाउंडेशन जो है उसको लेकर के उन्होंने कहा कि ये जो है वहां पर कोयला खदान के खिलाफ है, क्योंकि भारतीय को कोयला मिल गया, जबकि वो पर्यावरण की लड़ाई लड़ता है। और ये फाउंडेशन सिर्फ अदानी की नहीं, किसी की भी लड़ता है। लेकिन ठीक है, आरएसएस ये कह रहा है, और इस तरीके से एकमात्र मकसद अडानी ब्रांड छवि को नुकसान पहुंचाना है, और इसीलिए सब हो रहा है। और ऑर्गेनाइजर जिस तरीके से इसको करता है, तो आप समझिए, लगातार पूरी प्रशंसा करता है कि 2010 में किस तरीके से वो हुआ, 2017 से लेकर के, और तमाम सारी चीजें
डिफेंड करता है और जिस तरीके से करता है इससे समझ में आता है। उसके खिलाफ इसके अलावा आरएसएस से जुड़े हुए जो एक वकील हैं मनोहर लाल शर्मा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की हिडनबर्ग के संस्थापक के खिलाफ। तो आप समझिए आरएसएस को इतना दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि आरएसएस को दर्द इसलिए है कि यदि आरएसएस का संविधान आप पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, तो उसमें पूरी तरीके से स्पष्ट है, जो उनका प्रेम्बल है उसकी जो चौथा पॉइंट है, डी पॉइंट है, उसमें लिखा है टू बिल्ड अप ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल डिसिप्लिन्ड कारपोरेट लाइफ। आप समझिए कारपोरेट लाइफ बनानी, ये कारपोरेट लाइफ के लिए और कारपोरेट को कैसे पोषित करेंगे पूंजीपतियों को, इसको लेकर भी इनके संविधान में जिक्र। तो आप समझिए ये वही है कि कारपोरेट को बिल्कुल स्थापित करना है और यही कारण है कि आरएसएस अदानी अदानी कर रहा है और यही वजह है कि भारत सरकार का एक शब्द नहीं निकल रहा है। और आपको याद होगा कि जब जब जो कुछ हुआ है तब तक यही रहा है कि अदानी ने जो कहा साहब वही करते रहे और साहब आरएसएस के प्रचारक हुआ करते थे, झूठ बोल के बने थे। हालांकि शादीशुदा थे, लेकिन उन्होंने वहां पर लिखा था कि नहीं मैं कुंवारा हूं, शादीशुदा नहीं, और यह करके बने थे। यह समझिए आपको याद होगा 2016 में मोदी गवर्नमेंट ने जिस तरीके से नवंबर को जो है 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की और नोटबंदी से किस तरीके से बुरी स्थितियां, उस पर प्रधानमंत्री खामोश थे, एक शब्द नहीं पूछा। यही कहा था ना कि बस मुझे 100 दिन दे दी, 100 दिन बाद, और 100 दिन आप देख लीजिए आज कितने दिन दे दिए और देश को क्या हुआ, कितना काला धन आ गया, क्या हो गया, कुछ नहीं, जबरन चीजें हो रही। तो मोदी गवर्नमेंट साइलेंट है आज अदानी ग्रुप पे। क्यों? क्योंकि अदानी ने जो किया है वो अपने आप में शर्मनाक। तो यह स्थिति है। और अब जब बोली तो उनकी वित्त मंत्री बोली, और वित्त मंत्री क्या बोली, एफपीओ पहले भी वापस हुए हैं और अडानी मामले पर जिस तरीके से कहा उन्होंने, उनका सेबी स्वतंत्र रूप से जांच कर रही है, उसमें कोई वो नहीं है। और जबकि सेबी का एक सदस्य अडानी का समधी है, जो उसका सबसे बड़ा वो है लीगल जो है उसको देखता है। तो आप समझिए the SEBI is the authority and it has the wherewithal to keep that prime condition intact. Yes, FPOs come in, FIS come out, get out. These fluctuations are there in every market. But the fact that we have had 8 billions come in this last few days proves that the perception about India and in its inherent strengths is intact. इसको लेकर के जो टीएमसी की सांसद है महुआ मोइत्रा, उन्होंने इसका पूरा डिटेल दिया। इसके बाद गौतम अडानी मामले पर जिस तरीके से सीतारमण उनके बचाव में आ रही हैं, आरएसएस बचाव में आई, सीतारमण बचाव, उसने कहा कि नियामक अपना काम कर रही है, सेबी सरकार से स्वतंत्र छोड़ दिया है, वो इस मामले को सही जांच कर सके। और एलआईसी, आरबीआई को अडानी समूह को अपने एक्सपोजर के बारे में बताया। आज मतलब जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाने क्या क्या किया है और किस तरीके से उसे बचाव किया है। कहा 2 दिन में 8 बिलियन विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है, साहब ये बताती घूम रही इस समय। बैंकिंग सिस्टम मजबूत और स्थिर हुए हैं, ये बता रही है। तो कह रही बैंक और बीमाकर्ता का जोखिम सीमा से बाहर है, कोई चिंता नहीं है, तो साहब ये बता रही है। तो आप समझिए बीमाकर्ताओं, जोखिम, लिमिट सब कुछ अंदर है। तो ये जब स्थिति हो और विपक्ष की मांग पर कुछ बोलने को नहीं तैयार है, विपक्ष ने मांग की कि जेपीसी से के संरक्षण में करवा लीजिए या सुप्रीम कोर्ट पैनल पे जांच करा लीजिए, उस पे बात आ जाए। लेकिन उसके लिए न सरकार तैयार है, न नरेंद्र मोदी तैयार हैं, न उनके मंत्री तैयार हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं यही वजह है कि विपक्ष का आरोप है कि लोगों की मेहनत का पैसा अडानी को दिया गया है। तो आरोप ये कोई गलत नहीं है, दिया गया है, वास्तव में दिया गया। जो अडानी ग्रुप से शुरुआती दौर में
LIC ने शेयर खरीदे 30,127 करोड़ रुपए। उस समय जब उनका शेयर कोई खरीदने को नहीं था तो खरीदे, उनकी कीमत थी 81,000 करोड़ और घट के कितनी हो गई? 43,000 करोड़ से भी कम, तकरीबन 40,000 करोड़। तो आप समझिए कि आधे से भी कम हो गई। ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे? LIC फायदे में? भाई इतने साल तक जो इन्वेस्ट किया उसका क्या होगा? आप उस पैसे को गिन रहे हैं। इसी तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना बहुत बड़ा अमाउंट दिया और उस समय दिया जब इनको कुछ नहीं था। तो आप इससे समझ सकते हैं और इस कारण से किस तरीके से डूबे और किस तरीके से जो चीजें हुई ये हम सबको पता है। 10 दिन में 56% अडानी इंटरप्राइजेस का शेयर गिरा। आप इससे समझिए कि इनकी क्या स्थिति है। लेकिन साहब कोई बात ही नहीं करने को तैयार है। 106 पेज की हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में एक एक चीज का खुलासा है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार की इसमें मिली भगत क्यों ना हो, जब उनके जो सबसे बड़ा संगठन RSS वो जब इनके साथ होगा। शायद यही सब वजह थी कि सरदार पटेल ने आज के ही दिन, वो दिन है, पवित्र दिन है, जब सरदार पटेल ने RSS पे बैन लगाया था और कहा था संघ प्रेरित हिंसा ने तमाम लोगों की जान ली, राष्ट्रपिता बापू भी इसके शिकार हुए। तो आप समझिए RSS के सदस्यों ने खतरनाक काम किए। देश के कुछ हिस्सों में आगजनी, डकैती, हत्या और अवैध हथियारों के लेन देन में शामिल रहे। संघ प्रेरित हिस्सा में तमाम लोग जिनकी जान गई है वो स्थिति है। तो गृह मंत्रालय का उस नोटिस जिसे 4 फरवरी 1948 को RSS पे बैन लगाया गया था, आप समझिए, और उन्होंने अपने जीवित रहते रहते सरदार वल्लभ भाई पटेल ने RSS से प्रतिबंध नहीं हटने दिया था। हालांकि पंडित नेहरू हटाना चाहते थे। 16 महीने बाद 11 जुलाई 1949 को पंडित नेहरू ने कुछ शर्तों के साथ संघ से बैन हटा दिया था। तो आप समझिए पंडित नेहरू ने तब हटाया है जब सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं रहे और उन्हीं पंडित नेहरू को ये गाली देते हैं और उन सरदार पटेल को पूछते हैं जिन्होंने बैन लगाया था। चलिए, सरदार पटेल पूछने काबिल थे, मैं समझता हूं कि नेहरू की एक गलती थी, तो ये समझ। और जिस तरीके से गांधी जी को मारा गया, जिस तरीके से वो किया गया, वो शहीद हुए देश के लिए, तो आप समझिए। और नाथूराम ने रिवॉल्वर जिस तरीके से तानी और गांधी जी पे गोली चलाई और सब कुछ, मरते समय भी नेहरू जी क्या, वो गांधी जी क्या बोले थे, तेरा। तो आप समझिए। और उनके साथ 2 साथी नारायण आप्टे और विष्णु करके दिल्ली छोड़कर भाग गए थे, यही नाथूराम के। तो ये स्थिति, और सावरकर भी इसकी कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। ये सारी बातें सामने आई। यही वजह थी कि 4 फरवरी 1948 को RSS को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया था और बैन लगा दिया गया था। तो इनके उन खतरनाक कामों को देखिए और जानेंगे आप किस तरीके से और किस तरीके से ये करते थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने जीवित रहते, जबकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो मंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में, उन्होंने चिट्ठी लिखी कि इससे प्रतिबंध हटा लिया जाए। उनका मैं मानता हूं कि हिंदू महासभा के चरमपंथी लोग हत्या की साजिश में शामिल है। RSS की गतिविधियां देश और सरकार के लिए खतरा है। हमारी रिपोर्ट्स के अनुसार बैन लगाने के बाद भी RSS की गतिविधियां बंद नहीं हुई हैं। RSS के लोग इस बैन को हटवाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। लगातार 1948 के तत्कालीन सरसंघचालक गोवालकर ने गृह मंत्री सरदार पटेल को पत्र लिखकर संघ से बैन हटाने की मांग की। इसके जवाब में पटेल ने क्या लिखा? हिंदू समाज को संगठित करना और मदद करना एक बात है, लेकिन उनके दुखों का निर्दोष और असहाय लोगों को से बदला लेना दूसरी बात है। RSS के सदस्यों के सांप्रदायिक जहर होता है उनके भाषणों में, और हिंदुओं को इकट्ठा करने के नाम पर जहर फैलाना जरूरी नहीं है। इस जहर की वजह से देश ने राष्ट्रपिता बापू को खो दिया। गांधी जी के निधन के बाद RSS के लोगों ने मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। तो ऐसे समझिए RSS से जुड़े पत्रकार S गुरुमूर्ति
द हिंदू के एक आर्टिकल में लिखते हैं कि 6 महीने बाद संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक MS गोवालकर को जेल से रिहा कर दिया गया था। इसके बाद गोवालकर पंडित नेहरू और सरदार पटेल को पत्र लिखकर बार बार RSS से बैन हटाने की बात कर रहे थे। तो आप समझिए, इतने सबके बाद सरदार पटेल ने नहीं हटाया, पंडित नेहरू ने दया दिखाई। और आप समझिए ये कितने निकृष्ट हैं, उन्हीं के लिए करते हैं, उन्हीं को जाने क्या क्या कहते हैं। तो यह आप समझिए, तो यह एक सत्य है, इस सत्य को पहचानना हो, क्योंकि उनके संविधान में यही करना है। आप पढ़िए संविधान उनका जब आप संविधान पढ़ेंगे, प्रियम्बल पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्या है। तो यह सत्य है और इस सत्य को पहचानने की जरूरत है। यही वजह है कि कांग्रेस बार बार कह रही है। आपको याद होगा, राहुल गांधी लगातार पिछले 9 साल से बताते आ रहे हैं कि जिस तरीके से सारा कब्जा कराया जा रहा है देश की संपत्तियों पे, देश पे, दूसरी चीजों पे, तो यह इस बात का प्रतीक है कि किस तरीके से यह दोस्ती सिंपल सी दोस्ती नहीं है। यह दोस्ती इतना बड़ा खेल है कि आप कल्पना नहीं कर सकते, और इससे जनता का नुकसान होता है। लेकिन कोई नहीं, आप ये स्थितियों को आप ये देखते रहिए। 45,000 एकड़ जमीन अदानी जी को नरेंद्र मोदी जी ने दी, 1 रुपए प्रति मीटर रेट पे। 26,000 करोड़ रुपए अदानी जी को बिजली में दे दिए। 10,000 करोड़ रुपए जमीन में दे दिए। अदानी जी की कंपनी हुआ करती थी 3,000 करोड़ की। तो जब ये नहीं समझेंगे, आप सच को नहीं पहचानेंगे, तो इसी तरीके से आपका मरता रहेगा और सबका मरता रहेगा। यही है। राहुल गांधी ने, आपको याद होगा, 13 मार्च 2021 को बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा था, एक खबर को ट्वीट करते हुए, कि हाउ मच डिड योर वेल्थ इंक्रीज इन 2020? 0। आप समझिए, 12 लाख करोड़। कल्पना करिए, अचानक एकदम से 12 लाख करोड़ कहां से आ गई? किसका पैसा है, कहां से आ गया? ये वही कंपनी जो छोटी सी कंपनी होती थी, 3,000 करोड़, और इतना पैसा एकदम से किसी और का तो नहीं हुआ, और का तो इसका 20% भी नहीं हुआ। आप इन सारी बातों से समझ सकते हैं यह किस साजिश का हिस्सा है। तो इस खेल को समझने की जरूरत है, और हिडनबर्ग की रिपोर्ट को किस तरीके से वो किया जाए, कैसे उसे कंडेम किया जाए, इसके लिए पूरा लगे हुए हैं, और सारे लग गए हैं। जैसे लगता है कि हाँ, बस बहुत बड़ा देश पे हमला हो गया, राष्ट्र की परिभाषा बताई जा रही है, और किस तरीके से पूंजीपतियों का काला धन सफेद किया जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग, स्टॉक में हेराफेरी और सब कुछ किया जाता है। और जब ये सब होता है, इस निर्लज्जता के बावजूद अडानी समूह का बचाव किया जाता है। क्यों भाई? क्योंकि उन्होंने सरकार बनवाई और वो मुस्लिमों का, दूसरे और तमाम सारे विरोधी विचारधाराओं का दमन करते हैं। इसलिए आपको याद होगा 2019 में दिल्ली में जो घटना हुई थी जामिया यूनिवर्सिटी में, उस मामले में किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने साजिशन वहां के कुछ स्टूडेंट्स को पकड़ा था, क्योंकि वो मुसलमान, उन्हें जेल डाला, उन पर चार्जशीट करी और सब कुछ किया। अदालत ने कितना बड़ा कमेंट किया है। अदालत ने उस चार्जशीट के बाद में कहा है, अरुण वर्मा उसके जज थे, उन्होंने कहा है कि किस तरीके से पुलिस जो है असली अपराधियों को जब नहीं ढूंढ पाई तो फंसा दिया, मनमाने तरीके से उनको चुना गया, और किस तरीके से उनको चुन करके बनाया गया, चेरी पिक। तो आप समझिए, अदालत कह रही चेरी पिक, इसका आप मतलब समझ सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति है कि आप नहीं तो आप तो मुल्जिम बनाए पड़े थे, आप तो तमाम तरह की गालियां दे रहे थे कि हाँ साहब, सरजी इमाम ये है, वो ये है, वो है। आप फंसाने का सिर्फ काम करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके खिलाफ बोल देते हैं, आपका सच बोल देते हैं। तो यह स्थिति है। तो यह है सच बोलने वालों का।
आपको जानना चाहिए, अदानी ग्रुप देश में सिर्फ दुनिया का दूसरा नंबर का सबसे बड़ा अमीर कंपनी और व्यक्ति, और उसके बाद देश के सिर्फ 23,000 से भी कम लोगों को नौकरी देता है। और आप देख लीजिए, उससे बहुत छोटी जिनके तमाम सारी चीजें नहीं है, चेन है या कुछ और है, उनको आप देखेंगे तो इनसे जाने कितना गुना ज्यादा। रिलायंस बहुत बड़ा रोजगार देता है, टाटा बड़ा रोजगार देता है, लेकिन अदानी रोजगार नहीं देते हैं। एक दिलीप मंडल हैं, दलितों और सबकी बात करते हैं और उसकी बात करते हैं, और वो अपने यहां चिल्लाते हैं, क्या कहते हैं, अरे अदानी को वो नहीं होना चाहिए। पत्रकार थे पहले, तो इसी तरीके से मीडिया वो 4 लाख को रोजगार देते हैं। आप समझिए, इतने झूठे और मक्कार लोग हैं जो बात करते हैं कि हाँ हम साहब ये हैं, और लेकिन पैसे के आगे बिक जाते हैं। तो ऐसे लोग हैं, तो उस स्थिति में करेंगे क्या। एक और घटना का जिक्र करूंगा। दिल्ली में एक शराब घोटाला हुआ, और उस शराब घोटाले में कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत ली। दिल्ली में किस तरीके से जो शराब घोटाला हुआ है उसको लेकर सियासत एक बार फिर से गर्मा रही है। एनडीटीवी के पास इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो हाथ लगी है, जिसमें अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम भी सामने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लिखा है और कहा है कि जरूरी है बताना कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल का संरक्षण प्राप्त था। जो एक मेन अक्यूज इस मामले में बताए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के विजय नायर। इस चार्जशीट में कहा गया है कि विजय नायर ने फेस टाइम ऑडियो के इस वीडियो के द्वारा अरविंद केजरीवाल को एक दूसरे जो इसमें आरोपी हैं समीर महेंद्रू इंडो स्पिरिट्स के जो मालिक हैं उनसे उनकी बात कराई और दोनों के बीच में एक वीडियो कॉल कराई। शराब घोटाले को लेकर जांच एजेंसी ईडी ने अपनी चार्जशीट में एक बड़ा खुलासा करते हुए इस मामले में पहली बार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का भी जिक्र कर दिया है। कथित घोटाले से एकत्रित पैसे का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा के विधानसभा चुनाव में किया है। 70 लाख रुपए का नगद भुगतान उन सर्वे टीम के वॉलंटियर्स को किया गया था जो इसका हिस्सा थे। विजय नायर ने खुद अभियान से जुड़े कुछ लोगों से नगद भुगतान प्राप्त करने के लिए कहा था। विजय नायर ने आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से श्रीनिवासुल रेड्डी, राघव मंगुटा, सारथ रेड्डी और के कविता के एक ग्रुप से 100 करोड़ की रिश्वत ली थी। Exclusive India Today newsbreak on the Delhi liquor gate. The first time that Arvind Kejriwal's name has been mentioned in the ED charge sheet in the liquor scam. According to the charge sheet, the Enforcement Directorate's claim is that Kejriwal spoke to accused, one of the accused, Sameer Mahendru, on FaceTime, and the call was arranged by AAP Communications in charge Vijay Nair, who is another accused in this case. Reportedly, Kejriwal vouched for Vijay Nair to Sameer Mahendru on this very video call. And in fact, the ED charge sheet, this specific stuff mentioned. Kejriwal reportedly told Sameer Mahendru that Vijay Nair is my boy, he can be trusted. This is the ED charge sheet that the court has taken cognizance of. On 5th of February, a group of ministers constituted for state excise reforms, expert committee report and public stakeholders' comments received on it were placed before the group of ministers. Let's come to 1st of March. Meeting between Vijay Nair, Arjun Pandey, Suresh Menon. Vijay Nair demands money for AAP. The ED is saying this happened on the 1st of March 2021. और इस रिश्वत के बाद जिस तरीके से हुआ, आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनके यहां प्रदर्शन किया, सब कुछ किया। कांग्रेस पार्टी के पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय माकन ने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका पूरा ब्यौरा बताया कि कैसे यह घोटाला किया गया। अब ये शराब का घोटाला क्या है, शराब का लिकर स्कैम क्या है? लिकर स्कैम सीधे सीधे अब ये एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई है, कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत। और उसके अंदर फेस टाइम के ऊपर केजरीवाल से बिजनेसमैन से बात कराई गई, और बिजनेसमैन से बात कराने के बाद होलसेल डीलर्स को, जो प्राइवेट होलसेल डीलर्स हैं, उनको 12% कमीशन 5% से बढ़ा करके 12% कमीशन ये करी गई। और उसके अंदर शर्त ये रखी गई कि 6% किकबैक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को दिया जाएगा। और मनी ट्रेल भी एस्टैब्लिश हो गया है कि वो पैसा 100 करोड़ रुपए
गोवा के इलेक्शंस के अंदर आप पार्टी ने इस्तेमाल किया और कांग्रेस के खिलाफ में किया, क्योंकि जो वोट वहां पर उनको मिले वो कांग्रेस के खिलाफ में मिले। तो केजरीवाल ने कांग्रेस को हराने के लिए, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए केजरीवाल ने 100 करोड़ का स्कैम किया है और इनको कोई नैतिक अधिकार, केजरीवाल और इनके मंत्रियों को, जो जिनका नाम इसमें है, चाहे वो मनीष सिसोदिया, चाहे सत्येंद्र जैन को, इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि अपनी कुर्सी पे एक सेकंड भी और रह जाएं। 6%, 12% में से किकबैक दिया गया। यह एस्टैब्लिश हो गया कि एडवर्टीजमेंट्स जो दिए गए वहां पे गोवा में, वो एडवर्टीजमेंट्स के पैसे इसी किकबैक से दिया गया है। ये ईडी के चार्जशीट में मेंशन है। ये एस्टैब्लिश हो गया है कि 70 लाख रुपए इनके वॉलंटियर्स को इसी पैसे में से दिए गए, जो जिन लोगों ने आगे सर्वे किया गया, वो मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हो गई है। जब इसके अंदर प्रूफ आ गया है, जब मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हो गई और पीएमएलए के कोर्ट ने थर्सडे को संज्ञान लेकर के चार्जशीट को फाइल करने के लिए ईडी को कह दिया है, तो उसके बाद में क्या नैतिक अधिकार केजरीवाल को है कि वो एक सेकंड भी अपनी पोस्ट पे रह जाएं? तो आज कांग्रेस पार्टी इनसे पूछना चाहती है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में सारी बात बताई, इससे आप समझ सकते हैं। तो ये छद्म चेहरों को पहचानने की जरूरत है, इन झूठों को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि वो भी लोकपाल की बात करते थे, वो भी ईमानदारी की बात करते थे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन, विवेकानंद फाउंडेशन, डोवाल वाला। आप देखिए, इन खेल को समझिए। यदि नहीं समझेंगे तो बर्बादी तो तय। इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।